हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, फिट और फाइन होंगे। बच्चों, ये है पारितंत्र का दूसरा लेक्चर और आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं पारितंत्र में जातीय विविधता का महत्व। ठीक है, पहली चीज जो हमें पढ़नी है, पारितंत्र में जातीय विविधता का महत्व। पारितंत्र में जातीय विविधता का महत्व। पारितंत्र में जातीय विविधता का महत्व। देखिए, एक चीज तो सीधे सीधे आप समझिए कि जो पारितंत्र की स्थिरता है, जो कोई कम्युनिटी है, समुदाय है, उसकी जो स्थिरता है, पारितंत्र की स्थिरता वो समानुपाती होती है जातीय विविधता की। ओके, मतलब क्या है कहने का कि जातीय विविधता जितनी अधिक होगी, जातीय विविधता जितनी अधिक होगी, कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि वो जो पारितंत्र है, वो जो इकोसिस्टम है, वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा। ओके बेटा, जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, एक साल जो है ना, चने की फसल लगाई और पता चला कि चने वाला कीड़ा लग गया भाई जी, चने की फसल बर्बाद। अगले साल आपने सोचा कि सरसों लगा दी जाए, पता चला कहीं से सरसों वाला कीड़ा आ गया, तो सरसों की फसल बर्बाद। तो अब आपने क्या सोचा कि क्यों ना हम तीन चार फसल लगा दें, सरसों की फसल भी लगा दें, ठीक है, क्यारियों में अरहर लगा दें, एक रो में, एक पंक्ति में चना, एक पंक्ति में सरसों, अलसी, मसूर, इस तरीके से तो कोई ना कोई फसल अवश्य बचेगी। यानी कि जातीय विविधता जितनी अधिक होगी, जातीय विविधता जितनी अधिक होगी, वो पारितंत्र उतना अधिक स्थायी होगा। अब मामला ये है कि स्थिर समुदाय किसे कहा जाए, ऐसा कौन सा समुदाय हो जिससे क्या कहा जाए, स्थिर कहा जाए। तो आप कहेंगे कि स्थिर समुदाय हम उसे कहेंगे जिसकी वर्ष दर वर्ष, ठीक है, साल दर साल या वर्ष दर वर्ष उत्पादकता में, उत्पादकता में अधिक अंतर ना हो, अधिक अंतर ना हो। ठीक है, उत्पादकता में बहुत अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। थोड़ा बहुत समझ में आता है ना। मान लेते हैं कि 100 kg से 120 समझ में आता है, या 100 kg से 80 समझ में आता है, 90 समझ में आता है। लेकिन 100 kg से 20 kg, फिर 20 kg से 150 kg, अगर इस तरीके का अंतर है तो फिर आप उसे स्थिर समुदाय नहीं कह सकते, वो लप्पेबाजी वाली बात। दूसरा, हम ये कहेंगे कि ये जो प्राकृतिक और मानव द्वारा निर्मित, मानव निर्मित जो व्यवधान है, उनके लिए प्रतिरोधकता होना चाहिए। प्राकृतिक एवं मानव निर्मित व्यवधानों के लिए, मानव निर्मित व्यवधानों के लिए प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता, प्राकृतिक एवं मानव निर्मित व्यवधानों के लिए प्रतिरोधकता। ठीक है, प्राकृतिक एवं मानव निर्मित व्यवधानों के लिए प्रतिरोधकता, है ना। रजिस्टेंस होनी चाहिए, उसको रजिस्ट कर पाए अगर कोई भी प्राकृतिक या मानव निर्मित व्यवधान होता है तो। और ये ऐसा हो कि अगर यहाँ पर कोई एलियन स्पीसीज इन्वेजिएशन होता है, विदेशी जातियों का आक्रमण होता है, तो उसको भी रोक पाए। विदेशी जातियों के आक्रमण को रोकने वाला, विदेशी जातियों के आक्रमण को रोकने वाला, ऐसा होना चाहिए स्थिर समुदाय। अगर कोई समुदाय स्थिर है तब तो आप उसे स्थिर समुदाय कह सकते हैं कि भाई वर्ष दर वर्ष उत्पादकता में बहुत अधिक अंतर ना हो, कोई भी मानव निर्मित या प्राकृतिक व्यवधान हो, या कोई विदेशी जातियों का आक्रमण हो, उसका ये प्रतिरोध कर पाए, इसमें प्रतिरोधकता।
एक वैज्ञानिक हुए, डेविड टिलमैन नाम था उनका। क्या नाम था भाई? डेविड टिलमैन। डेविड टिलमैन। डेविड टिलमैन ने क्या किया, प्रयोगशाला के बाहर जो है उन्होंने प्रयोग किए। ठीक है, लैब में नहीं, खेतों में, प्रयोगशाला के बाहर, प्रयोगशाला के बाहर बड़े भूखंडों पर उन्होंने अपना प्रयोग किया। प्रयोगशाला के बाहर बड़े भूखंडों पर प्रयोग, और दीर्घकालीन, दीर्घकाल का मतलब क्या होता है? लंबे समय तक, दीर्घकालीन प्रयोग, बड़े बड़े भूभागों पर, बड़े बड़े भूखंडों पर, बड़े बड़े प्लॉट्स पर, आउटसाइड द लेबोरेटरी, लैब के बाहर, लॉन्ग टाइम एक्सपेरिमेंट, दीर्घकालीन प्रयोग उन्होंने किए। और उन्होंने क्या देखा कि अगर अगर जो स्थायित्व है, स्थायित्व जो है इकोसिस्टम का, वो समानुपाती है जातीय विविधता के। यानी कि अगर जातीय विविधता है अधिक, तो वर्ष पर्यंत या वर्ष दर वर्ष जो उत्पादकता उसमें अंतर कम है, अंतर कम है, यानी कि वो क्या है, वो जो है अधिक स्थिर समुदाय है। यानी कि हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो ये जातीय विविधता है, ये उत्पादकता पर भी जो है असर डालती है, और उत्पादकता भी क्या होगी, जातीय विविधता के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। यानी कि जातीय विविधता जितना अधिक, इकोसिस्टम उतना प्रोडक्टिव और उतना स्टेबल। तो यहाँ से एक लाइन में हम लोग लिख लेते हैं कि उत्पादकता अगर अधिक है, तो सीधी सी बात है कि स्थायित्व तो अधिक होगा इकोसिस्टम का। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो जातीय विविधता है वो भी अधिक है। मोर द प्रोडक्टिविटी, मोर द स्टेबिलिटी, मोर द डाइवर्सिटी, मोर द डाइवर्सिटी। इकोसिस्टम हेल्थ से रिलेटेड ऐसा ही एक कार्य किया पॉल एलरिक ने। एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था पॉल एलरिच, या हिंदी में कह देते हैं पॉल एरलिक। पॉल एलरिच, पॉल एलरिच साहब ने जो परिकल्पना दी, जो कॉन्सेप्ट दिया, उसको कहा जाता है रिवेट पॉपर परिकल्पना। रिवेट पॉपर परिकल्पना, रिवेट पॉपर परिकल्पना कहते हैं उसको, रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस कहते हैं भाई उसे, रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस, रिवेट पॉपर परिकल्पना। पॉल एलरिक ने क्या किया, एक जो हवाई जहाज होता है, एक जो हवाई जहाज होता है, उस हवाई जहाज की तुलना की पारितंत्र से, इकोसिस्टम से। हवाई जहाज की तुलना पारितंत्र से की, और उसमें जो कील लगी होती है, रिवेट, कीलक कह लीजिए, छोटे छोटे जो कील लगे होते हैं, उसकी तुलना करी इकोसिस्टम में उपस्थित जाति से। और पंखों पर जो कीलक लगा हुआ है, पंखों पर जो कीलक है भाई, पंखों पर कीलक, उस पंखों पर कीलक की जो तुलना है वो किससे की गई, इकोसिस्टम की मुख्य जाति से, की स्पीसीज से। मुख्य जाति की स्पीसीज। क्या है भाई इनका कॉन्सेप्ट, क्या कहना चाह रहे थे ये रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस में क्या कहना चाह रहे थे इन्होंने? एक तो क्या किया, एक पारितंत्र को कैसे समझा हवाई जहाज के जैसे। अब जैसे मान लीजिए कोई हवाई जहाज है, कोई क्या है बेटा, हवाई जहाज है, तो अगर आप उस हवाई जहाज की एक एक करके कील निकालते जाएंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि इकोसिस्टम जो है वो क्षतिग्रस्त हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, खत्म, टाटा बाय बाय हो जाएगा। वैसे ही अगर आप किसी समुदाय से, किसी पारितंत्र से एक एक करके हटाते जाएंगे जातियां, एक एक जाति वहां से रिमूव करते जाएंगे, तो आप क्या देखेंगे बेटा कि एक दिन ऐसा आएगा
कि जो इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, है ना। जैसे अगर जहाज से आप एक एक करके हटाते हैं कीले, तो एक दिन ऐसा आएगा कि जहाज जो है वो उड़ने लायक नहीं बचेगा। लेकिन मान लीजिए ऐसा हो जाए कि आप सीधे क्या कर रहे हैं, जो जहाज है ना, जहाज के आप वो पंख वाले जो कील है वो निकाल दे रहे हैं, जहाज के विंग्स में जो रिवेट है वो निकाल दे रहे हैं। और बच्चों जब भी ऐसा होगा तो आप भी समझते हैं कि अगर आपने जहाज के पंख वाले कील निकाले हैं तो जहाज जल्दी ही ऐसा हो जाएगा कि वो उड़ने लायक नहीं बचेगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। और सेम चीज इकोसिस्टम के साथ भी है। आप एक एक करके जातियां हटाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि वो जो इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, राइट। और ऐसे बेटा अगर आप देखें यहाँ पर कि जो जहाज की मुख्य जाति है, ठीक है ना, जो जहाज की क्या है, मुख्य जाति है, जहाज की सॉरी इकोसिस्टम की जो मुख्य जाति है, तो अगर आप उस मुख्य जाति को हटा देंगे, अगर आप उस मुख्य जाति को हटा देंगे तो भाई फिर उस परिस्थिति में क्या होगा बताइए जरा मुझे। इकोसिस्टम बहुत जल्दी तबाह हो जाएगा, आप कह सकते हैं तुरंत तबाह हो जाएगा। ठीक है जी, ये होता है मामला यहाँ पर। और इसीलिए चूंकि इन्होंने एक इकोसिस्टम को जो तुलना करी, एक जहाज से करी, जातियों की जो तुलना है वो कीलों से करी, तो फिर इस कॉन्सेप्ट को क्या कह दिया गया, कील चुराने वाली परिकल्पना, रिवेट पॉपर परिकल्पना जिसे आप कह सकते हैं। ठीक है जी, चलिए भाई, बहुत बढ़िया। अब हम बात करेंगे जैव विविधता में क्षति की। ठीक है, जैव विविधता में क्षति, नुकसान तो काफी ज्यादा हुआ है भाई साहब, समझ रहे हैं आप। नुकसान जो है, नुकसान तो काफी ज्यादा हुआ है, तो उस नुकसान की भरपाई कैसे हो ये तो बाद में सोचेंगे। नुकसान की भरपाई ना हो पाए तो कम से कम यही सोच लें कि अब आगे नुकसान ना हो। लेकिन अब हमें जो काम करना है वो ये है कि भाई हानि जो है वो कम से कम हो या इस हानि को रोका जाए। तो पहले तो यही बात कर लेते हैं कि क्षति जो है वो कितनी भयंकर तरीके से हो रही है। फिर जबकि ये संदेहपूर्ण है कि जाति उद्भवन द्वारा कुछ नई जातियां पृथ्वी की जातियों में सम्मिलित होती हैं, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि उनकी निरंतर हानि हो रही है। मतलब समझ रहे हो आप इसका क्या हुआ। इसका मतलब ये है कि हम इस बारे में श्योर नहीं है कि क्या कोई नई जातियां जो है, कोई नई जातियां अर्थ में जुड़ रही हैं या नहीं जुड़ रही हैं। लेकिन एक चीज जो कन्फर्म है वो ये है कि यहाँ से हर साल जो जातियां हैं वो गायब जरूर हो रही हैं, वो विलुप्त जरूर हो रही हैं। ये तो कन्फर्म है साहब, आगे बात समझ, ये तो कन्फर्म ही है। और ये जो हानियां हैं, ये जो हानि हो रही है, जो क्षति हो रही है, इसमें हम लोग का भी काफी ज्यादा रोल है। ठीक है ना, इसमें जो है हम लोग का भी काफी ज्यादा रोल है। फिर जैसे अगर हम लोग बात करें मानव क्रियाकलाप की वजह से, ठीक है ना, मानव क्रियाकलाप की वजह से जो हमारा क्या है, प्रशांत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, प्रशांत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, वहां पर मानव द्वारा प्रशांत उष्णकटिबंधीय द्वीपों पर आवासीय बस्तियां स्थापित करने से वहां मूल पक्षियों की 2000 से अधिक जातियां विलुप्त हो गई। कर इतना ही नहीं, अभी और सुनिए। अगर आप IUCN की लाल सूची जो 2004 में उन्होंने जारी करी उसके हिसाब से देखें तो पिछले 500 सालों में 784 जातियां जो है वो विलुप्त हो गई हैं, जिसमें से 359 अकशेरुकी प्राणियों की हैं, 338 कशेरुकी प्राणियों की और 87 पादप जातियों की। फिर अगर आप नई विलुप्त जातियों की बात करें तो मॉरिशस की डोडो, अफ्रीका की क्वेगा, ऑस्ट्रेलिया की थाइलेसेन, रूस की शिला समुद्री गाय,
इसके अलावा बाघ की 3 उपजातियां हैं। कौन कौन है भैया? बाली, जवान और कैस्पियन। बाली, जवान और कैस्पियन। और ये जो आंकड़े ये और खतरनाक हो जाते हैं जब मैं आपको यह बताऊंगा कि पिछले 20 वर्षों में 27 जातियां विलुप्त हो गई हैं। और फिर ऐसा नहीं कि रैंडम हो रहा है। अगर आप देखें तो जो उभयचर समूह है, जो एम्फीबियन है, वो ज्यादा विलुप्त हुआ है, अधिक विलुप्त हुआ है, अधिक विलुप्त हुआ है। फिर अगर आप देखें तो इस समय विश्व की 15,500 से भी अधिक जातियां विलुप्ति के कगार पर हैं। 12% पक्षी, 23% स्तनधारी, 32% उभयचर और 31% यहाँ पर आप आवृत बीजी करेंगे भाई साहब, सॉरी अनावृत बीजी करेंगे। इन्होंने क्या लिखा, आवृत बीजी लिखा है। आप इसको अनावृत बीजी एंजियोस्पर्म की बजाय जिम्नोस्पर्म कर लीजिए, क्योंकि इंग्लिश के एनसीईआरटी में उन्होंने जिम्नोस्पर्म ही लिखा हुआ है। ठीक है जी, ये वाली बात, ये करेक्शन जरूर करेंगे आप। इस तरीके से जो है लॉस हो रहा है भाई साहब, इस तरीके से क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है ना, इतना भयंकर तरीके से यहाँ पर आप ये देखेंगे कि लॉस जो है वो हो रहा है। पहले भी ये काम हुआ है जिसे आप क्या कहते हैं, मास एक्सटिंक्शन कहते हैं। मास एक्सटिंक्शन, व्यापक विलोपन। ये जो व्यापक विलोपन है ये पहले भी हुए हैं, ऐसा नहीं कि ये पहली बार हो रहा है। ये व्यापक विलोपन जो है बेटा पहले भी हुए, ठीक है ना, पहले भी हुए। लेकिन अभी मैं आपको बताऊंगा, सबसे पहले तो मैं आपको ये पढ़ा देता हूँ कि ये जो लॉस होता है उसकी वजह से परिणाम क्या होता है। कारण तो मैं आपको अगली स्लाइड में पढ़ा दूंगा, उसकी वजह से क्या क्या होगा। जैव विविधता हानि के परिणाम या जैव विविधता क्षति के परिणाम, नुकसान क्या क्या होता है वो बात कर लेते हैं। बात नंबर 1, उत्पादकता जो है, प्लांट प्रोडक्टिविटी वो कम हो जाती है। उत्पादकता कम हो जाती है भाई। जो पर्यावरणीय व्यवधान है, जो पर्यावरणीय व्यवधान होते हैं, पर्यावरणीय व्यवधान जैसे कि सूखा इत्यादि के लिए, सूखा इत्यादि के लिए जो रेजिस्टेंस है इकोसिस्टम का, जो प्रतिरोध है, जो प्रतिरोधकता है, उसमें भी कमी आती है, प्रतिरोधकता में भी कमी आती है। और क्या होता है, परिवर्तनशीलता बढ़ जाती है। जो पारितंत्र की प्रक्रियाएं हैं, आप कहेंगे पारितंत्र प्रक्रियाओं, जैसे कि उत्पादकता, जल उपयोग, उत्पादकता, जल उपयोग, कीट तथा रोग चक्र की परिवर्तनशीलता में वृद्धि, परिवर्तनशीलता में वृद्धि। जैसे आजकल आप देखते हैं ना, मौसम बदल रहा है, जनवरी में बारिश हो जा रही है, सर्दियां कम पड़ रही हैं, गर्मी लपक पड़ रही है। जो गर्मी अप्रैल में पड़नी चाहिए वो फरवरी एंड में पड़ जा रही है, जो बारिश जून में होनी चाहिए वो अगस्त में हो रही है। ये सब क्या है, ये सब कहीं ना कहीं जो जैव विविधता की हानि हो रही उसी का तो परिणाम है। ये जो जैव विविधता की हानि हो रही उसी का तो परिणाम। और ये बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, प्राकृतिक विलोपन की। विलोपन भी जो है ना दो तरीके से होता है। एक है तो प्राकृतिक विलोपन, प्राकृतिक विलोपन जब नेचर में चेंज आते हैं और जातियां गायब होती हैं, ठीक है ना, नेचर में चेंज आते हैं और जातियां गायब होती हैं।
आप कहेंगे पर्यावरण में या पर्यावरणीय दशाओं में परिवर्तन की वजह से। पर्यावरणीय दशाओं में परिवर्तन की वजह से। पर्यावरणीय दशाओं में परिवर्तन की वजह से। और जो नई जातियां आती हैं, नई जातियां, है ना, विकसित होने वाली नई जातियां पर्यावरण के अनुकूल होती हैं। विकसित होने वाली नई जातियां, विकसित होने वाली नई जातियां, नई जातियां पर्यावरण के अनुकूल होती हैं। पर्यावरण के अनुकूल होती हैं। तो जब मौसम बदलता है, वो गाना सुना आपने? मौसम बदलता है दुनिया बदलती है, मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगी। बिल्कुल बदलती हैं जातियां भाई। यही तो हम पढ़ते थे उधर सक्सीशन में, इकोलॉजिकल सक्सीशन में भी पढ़ते थे। अभी वो है नहीं अपने सिलेबस में, इधर डिलीट कर दिया है। इसके अलावा अगर आप देखें तो ये जरूरी चीज है, ये बदलाव तो होगा ही होगा। ये जो बदलाव है बच्चों, ये तो होना ही होना है, कोई नहीं रोक सकता इसको। ठीक है जी। अब जैसे जैसे मौसम बदलता है तो ये जो जातियां हैं ये भी क्या होती हैं भाई, बदल जाती हैं। और नई आने वाली जो जातियां हैं, मतलब कुछ पुरानी जातियां विलुप्त होती हैं, और जो नई जातियां आती हैं बेटा, वो नई जातियां मौसम के अनुकूल होती हैं। जो नया मौसम बन रहा है उसके जैसी होती हैं। यानी कहीं ना कहीं जातियां भी कह रही हैं कि अब हमने भी बदल दिए हैं जिंदगी के उसूल, है ना, हमने भी बदल दिए हैं जिंदगी का उसूल। अब जैसी दुनिया वैसे हम, कि भाई जैसा पर्यावरण है, जातियां तो वैसे ही होनी चाहिए, उसी तरीके की जो जाति है वो विकसित करना पड़ेगा हमें। ठीक है। और ये जो प्राकृतिक विलोपन होता है बहुत धीमी गति से होता है, धीमी गति से। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो प्राकृतिक विलोपन है ये बहुत ही ज्यादा धीमी गति से होता है, याद रखने वाली बात। आइए बात करें वृहद विलोपन की। वृहद विलोपन, मास एक्सटिंक्शन। वृहद विलोपन यानी कि मास एक्सटिंक्शन। इसमें जो मुख्य कारण है, मुख्य कारण जो है इसका, ठीक है, आप कहेंगे कि बड़ी संख्या में जैव विविधता हानि। ठीक है ना, तीव्र गति से बड़ी संख्या में हानि, बड़ी संख्या में हानि। अभी तक, अभी तक जो है कुल 5 वृहद विलोपन हो चुके हैं। 5 बार हो चुका है ये। और अभी जो चल रहा है छठवां चल रहा है, छठवां चल रहा है। और ये जो छठवां वृहद विलोपन चल रहा है, ये पहले से क्या है, 100 से 1000 गुना तेज है भाई साहब। 100 से 1000 गुना तेज। और इसके लिए कौन उत्तरदायी है? हम लोग उत्तरदायी हैं। मानव क्रियाकलाप उत्तरदायी है। मानव क्रियाकलाप उत्तरदायी है भाई इसके लिए। मानव क्रियाकलाप की वजह से अभी जो ये जो विलोपन चल रहा है, ये पहले की तुलना में अगर आप देखें तो 100 से 1000 गुना तेजी से चल रहा है। कारण की अगर आप बात करें कि भाई ऐसे क्या कारण है, ठीक है, जैव विविधता क्षति के कारण या फैक्टर, कॉज, जैव विविधता क्षति के कारण, कारण, मुख्य कारण क्या क्या है?
4 रीजन है भाई, 4 कारण है। पहला है आवासीय क्षति तथा विखंडन, ये सबसे बड़ा कारण है भाई। 4 है, उसमें भी ये सबसे मुख्य है। आवासीय क्षति तथा विखंडन, भाई किसी का घर ही नहीं रहेगा तो वो कहाँ रहेगी जाति। आवासीय क्षति तथा विखंडन। दूसरा है अतिदोहन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन। तीसरा है विदेशी जातियों का आक्रमण, विदेशी जातियों का आक्रमण, विदेशी जातियों का आक्रमण। और बच्चों चौथा है सह विलुप्तता या सह विलुप्तीकरण। सह विलुप्तता या आप कह सकते हैं सह विलुप्तीकरण। ठीक है भाई, सह विलुप्तता या सह विलुप्तीकरण, ये मुख्य कारण है इन चारों में भी। और ये चूंकि 4 कारण है तो इनको कह दिया जाता है शैतानी चतुष्क या बुरा चतुष्क, चंडाल चौकड़ी। शैतानी चतुष्क कह लीजिए, या आप इसे कह लीजिए बुरा चतुष्क, एविल क्वाड्रेंट कह देते हैं इंग्लिश में। 4 है ना इसलिए। आइए एक एक करके इन कारणों के बारे में समझते हैं। सबसे जो पहला कारण है भाई, वो है आवासीय क्षति तथा विखंडन। सबसे जो पहला कारण है कौन सा है बताइए मुझे। आवासीय क्षति तथा विखंडन। आवासीय क्षति तथा विखंडन। आवासीय क्षति तथा विखंडन। आप भी जानते हैं कि जो आवासीय क्षति तथा विखंडन है ये सबसे महत्वपूर्ण कारक है। उन चारों कारकों में भी क्या है, ये सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है बताइए। सबसे ज्यादा रोल इसी का है, सबसे ज्यादा जो रोल है इसी का है। फिर जैसे अगर आप वर्षा वन की बात करें, जो अमेजन वर्षा वन है, ठीक है ना, या जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो है, पहले वो दुनिया के 14% भूभाग पर थे और अब वो 6% से अधिक नहीं बने हैं, यानी कि कितना है वो 6% पर है, 6% भूभाग में। क्यों किया जा रहा है ऐसा, क्यों किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है भाई। या जैसे अगर आप बात करें अमेजन वर्षा वन की, जैसे अगर आप बात करें अमेजन वर्षा वन की, अमेजन वर्षा वन, अमेजन वर्षा वन, तो ये जो अमेजन वर्षा वन है जिन्हें हम क्या कहते हैं, लंग्स ऑफ द प्लानेट, पृथ्वी का फेफड़ा। क्योंकि लगभग लगभग 20% जो ऑक्सीजन है हमारे ग्रह को यहीं से मिलती है। इसकी इसकी भी क्या हो रही है बेटा, कटाई चल रही है। क्यों चल रही है कटाई, क्योंकि यहाँ पर ग्रासलैंड बनाने हैं भाई, घास स्थल बनाने हैं, ग्रासलैंड। और क्या करना है, सोयाबीन की खेती करनी है। कौन खाएगा सोयाबीन, सुअर खाएंगे। सुअर पालन के लिए, उनको सोयाबीन खिलाने के लिए ग्रासलैंड बनाने के लिए लगातार जो है ना कटाई चल रही है। कह रहे हैं कि जितनी देर में आप ये चैप्टर पढ़ के कंप्लीट करेंगे, आप ये मान के चलिए कि 1000 हेक्टेयर के आसपास जंगल और काटा जा चुका होगा। तो इसमें होता क्या है कि जैसे मान लीजिए मैं आपको बताऊं बात, कि पहले आपके पास क्या था, बड़ा भूभाग था। चक्कर क्या पड़ता है वो समझिए। भाई प्रदूषण भी होता है, प्रदूषण, प्रदूषण से भी क्या होता है, हैबिटेट लॉस होता है। प्रदूषण से भी क्या होता है बताइएगा जरा मुझे, हैबिटेट लॉस होता है, वासस्थल जो है वो नष्ट होते हैं। और जब या तो आप उनका खत्म किए दे रहे हैं या प्रदूषण की वजह से उनका वासस्थल खत्म हो रहा है ना, तो सीधी सी बात है कि जातीय विविधता में कमी तो आएगी ही। जातीय विविधता में, जातीय विविधता में कमी तो आएगी ही, वो तो कमी आना ही आना है भाई। कुछ ऐसी भी जातियां होती हैं जो क्या करती है, बड़े भूभाग पे अपना टहलती फिरती रहती हैं। जैसे मान लीजिए
पहले क्या था, ये कुछ इस तरीके का एरिया था, ठीक है। अब ये यहाँ से यहाँ टहल रहे हैं, इनको इधर जाना है, यहाँ आना है, यहाँ आना है, यहाँ जाना है, ऐसे 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 ऐसे, इस तरीके से आते जाते रहेंगे, इस तरीके से बेटा ये आते जाते रहेंगे। लेकिन जब भी क्या होगा, हैबिटेट लॉस हो जाएगा, हैबिटेट लॉस किसी भी वजह से। मानव ने क्या किया, मान लीजिए यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया बताओ भाई, इसमें जो है हमने क्या किया, ये ऐसे था पूरा बड़ा सा एरिया। अब इसमें हमने क्या किया भाई, नदी बना दी, नदी मतलब नदी हमने क्या बना दी, नहर निकाल दी मान लीजिए। ऐसे हमने क्या किया, एक नहर निकाल दी, नहर। ठीक है, ऐसे हमने क्या कर दी भाई, नहर निकाल दी, नहर। तो अभी परिणाम क्या होगा, जैसे मान लो ये नहर आपने निकाली यहाँ पर, या सड़क बना दिया आपने, ऐसा आपने इस तरीके से यहाँ पर क्या किया बच्चों, सड़क बना दिया। ये ऐसे क्या किया, सड़क बना दिया, ये ऐसे सड़क बना दिया भाई, ऐसे इस तरीके से। तो आप देखो इनका जो हैबिटेट है वो क्या हो गया बेटा, छोटा हो गया। अब हैबिटेट क्या हो गया बच्चों, छोटा हो गया। अब ये मैक्सिमम क्या है, यहाँ से यहाँ तक इतने में ही आ जा सकते हैं। ये यहाँ तक यहाँ तक यहाँ तक ही आ जा सकते हैं, है ना। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो उनके बड़े माइग्रेटरी रूट्स हैं, जिस पे कि वो माइग्रेट करते हैं या अपने चारे की तलाश में इधर उधर टहलते हैं, प्रजनन के लिए जाते हैं, अब वो काम नहीं हो पाएगा और प्रजनन दर में कमी आ जाएगी। और प्यारे बच्चों, अगर प्रजनन दर में कमी आ जाएगी, समझिए आप, अगर जो है प्रजनन दर में कमी आ जाएगी, प्रजनन दर में कमी आ जाएगी, तो प्रजनन दर में कमी आने पर क्या होगा बताओ जरा, उनकी जो संख्या है वो कम हो जाएगी, कुछ जाति विलुप्त हो जाएगी। यानी कि ओवरऑल जो जातीय विविधता है, ओवरऑल जो जातीय विविधता है उसमें क्या आ जाएगी बेटा, कमी आ जाएगी। ओवरऑल जातीय विविधता में कमी आ जाएगी। ओके बच्चों, चलिए, ये पहला कारण था जो हम पढ़ रहे थे, हैबिटेट लॉस तथा फ्रेगमेंटेशन। ये पहला कारण है जो हम लोग पढ़ रहे थे, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। आइए बाकी के कारण पढ़ते हैं, ठीक है भाई, बाकी के भी कारण हमें पढ़ने हैं। चलो, जैसे एक कारण होता है अतिदोहन, अतिदोहन। फिर मानव जो है वो हमेशा भोजन तथा आवास के लिए प्रकृति पर निर्भर रहा है, लेकिन जब आवश्यकता जो है लालच में बदल जाती है तो फिर ओवर एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो जाता है। जब जरूरत जो है, नीड जो है वो ग्रीड में बदल जाती है, आवश्यकता जो है वो लालच में बदल जाती है, तो फिर क्या होता है बच्चों, तो फिर आप ये देखते हैं कि अति दोहन शुरू हो जाता है, किसी भी चीज का ओवर एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो जाता है। क्या शुरू हो जाता है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, राइट। फिर जैसे मानव द्वारा अति दोहन के कारण, मानव ने इतना ज्यादा प्रयोग कर लिया उनका, अति दोहन के कारण, मानव द्वारा अति दोहन के कारण 500 वर्षों में स्टीलर समुद्री गाय और पैसेंजर कबूतर जो है विलुप्त हो गए। और इतना ही नहीं, अगर आप देखें तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से समुद्री जातियों की जो बहुत सारी व्यापारिक उपयोग वाली क्या है, जातियां हैं, है ना, शिकार बहुत ज्यादा हो रहा है, वो कम होती जा रही हैं। और फिर उसकी वजह से बहुत सारी जो जातियां हैं वो खतरे के निशान पर हैं, विलुप्त हो सकती हैं, उनकी विलुप्ति का करण का जो खतरा है वो काफी ज्यादा है। ये दूसरा कारण था बेटा अति दोहन। आइए अब मैं आपको अगला कारण पढ़ा देता हूँ, विदेशी जातियों का आक्रमण। क्या होता है बच्चों, इसको आप ऐसे समझिए, विदेशी जातियों के आक्रमण की जब हम बात करते हैं ना, इसको आप अलग अलग तरीके से समझ सकते हैं कि ये जो विदेशी जातियों का आक्रमण होता है,
तो इसके पीछे लॉजिक क्या है, पहले तो आप ये समझो, है ना। आक्रमण कहने का यहाँ पर क्या मतलब है। कई बार हमें चाहते हैं कि ये जातियां हमारे यहाँ पाई जाएं या उनकी आवश्यकता होती है। इस वजह से क्या होता है कि कोई विदेशी जाति वो कहीं से ले आई जाती है और किसी दूसरी जगह पे उसको इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। अब चूंकि उसका नेचुरल प्रेडेटर वहां पर होता नहीं है, और नेचुरल प्रेडेटर ना होने की वजह से उसका जो है नेचुरल प्रेडेटर ना होने की वजह से उसकी जनसंख्या वृद्धि बहुत तेजी के साथ होती है, बहुत तेजी के साथ। और जब वो बहुत तेजी के साथ होती है तो आप ये देखते हैं कि वो जो वहाँ की जो बाहर से जाति आई है, वो बाहर से आने वाली जाति क्या करती है, बाहर से आने वाली जाति वहां पर जो पाई जा रही होती हैं जातियां, उनके लिए खतरा बन जाती है। उनके लिए क्या बन जाती है भाई, खतरा बन जाती है। जैसे कह रहे हैं कि अगर हम बात करें कि जब नील नदी की जो मछली थी नाइल पर्च, उसको पूर्वी अफ्रीका की विक्टोरिया झील में डाला गया, तो वहां पर बहुत ज्यादा इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस वाली या पारितंत्रिक या पारिस्थितिक रूप से बेजोड़ सिचलिड मछलियों की 200 से अधिक जातियां विलुप्त हो गई। 200 से अधिक जातियां। फिर आपने जैसे गाजर घास के बारे में, लेंटाना या वाटर हाइसिंथ के बारे में भी सुना होगा। और ऐसे करें मछली पालन के लिए क्या हुआ, मत्स्य पालन के उद्देश्य से अफ्रीकन कैटफिश क्लेरियस गैरिपाइनस मछली को हमारी नदियों में, भारत की नदियों में जब लाया गया। अब ये मछली क्या है, जो हमारी नदियों की जो मूल जो इंडिजिनस कैटफिश थी, उनके लिए क्या हो रही, खतरा पैदा कर रही है। उनके लिए खतरा पैदा कर रही है। ठीक है ना। तो ये है विदेशी जातियों का आक्रमण। सह विलुप्तता, सह विलुप्तता का क्या चक्कर है बेटा। सह विलुप्तता का जो है सिंपल सा मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए दो जातियों का क्या है, एक 1-to-1 रिलेशनशिप है। दो जातियों का क्या है, 1-to-1 रिलेशनशिप है एकदम। तो अगर एक जाति जो है विलुप्त होती है, अगर एक जाति विलुप्त होती है, तो दूसरी जाति जो उस पर निर्भर है वो भी क्या है बेटा, विलुप्त हो जाती है। दूसरी जाति जो उस पर निर्भर है वो भी क्या होती है, विलुप्त हो जाती है। राइट। कह रहे जब एक जाति विलुप्त होती है तो उस पर आधारित दूसरी जाति चाहे वो जंतु की हो या पादप की भी विलुप्त हो जाती है। कह रहे जैसे जब एक परपोषी मत्स्य जाति विलुप्त होती है तो उसके जो परजीवी हैं उनका भी वही भविष्य है, यानी कि वो भी मर जाते हैं। या इसी तरीके से अगर आप प्लांट और परागणकारी की बात करें, तो अगर कोई एक खत्म होता है तो दूसरा भी क्या है भाई, खत्म हो जाता है। ये है सह विलुप्तता, को एक्सटेंशन, सह विलुप्तीकरण। ठीक है जी। चलिए, ये हो गए मुख्य कारण। किन बातों के मुख्य कारण हो गए भाई, ये उन बातों के मुख्य कारण हो गए जो रिस्पॉन्सिबल है इस बात के लिए, ठीक है ना, जो रिस्पॉन्सिबल है इस बात के लिए कि क्यों जाति विविधता में क्षति हो रही है। ओके बच्चों। चलिए, नेक्स्ट चीज जो हमें पढ़ना है, यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया। अगली चीज मैं आपको बता दूं कि किस प्रकार की जो जातियां हैं जिनके विलुप्त होने के चांसेस अधिक होते हैं। यहीं पर मैं आपको यही पढ़ा देता हूँ कि किस प्रकार की जातियां हैं जिनके विलुप्त होने के जो चांसेस हैं वो अधिक होते हैं। ठीक है ना, जिनके विलुप्त होने के जो चांसेस हैं वो अधिक होते हैं। तो हमारी हेडिंग हो जाएगी विलुप्त होने की संभावना। विलुप्त होने की संभावना। ऐसी कौन सी जातियां होती हैं बच्चों जहां पर उनके विलुप्त होने की जो संभावना है वो अधिक होती है, ये मैं आपको अब पढ़ाने यहाँ पर जा रहा हूँ। पहली बात तो ये कि जिनका एक निश्चित आवास है और एक निश्चित प्रवासी मार्ग है। ठीक है, जिनका क्या है बच्चों, एक निश्चित आवास है और निश्चित प्रवासी मार्ग है। निश्चित आवास एवं प्रवासी मार्ग।
निश्चित आवास एवं प्रवासी मार्ग मतलब क्या है, ये कन्फर्म है कि वो उसी रास्ते पर ही जाएंगी, और जब वो उसी रास्ते पर जाएंगी तो क्या होगा बताइए मुझे, उनका वही आवास है, वो और कहीं रहेंगी नहीं। तो उस स्थिति में क्या होता है बेटा, कि अगर उस आवास स्थान में कोई दिक्कत आती है, या उनका जो माइग्रेटरी रूट है, जो प्रवासी मार्ग है, उसमें अगर कोई दिक्कत आती है, तो पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है वो क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, और वास स्थान में कटौती हो जाती है, वास स्थान खत्म हो जाता है। और जब वास स्थान में कमी आ जाती है तो अल्टीमेटली आप क्या देखते हैं, ठीक है ना, अल्टीमेटली जो है, जो इकोसिस्टम वो डिस्टर्ब हो जाता है, और वास स्थान में कमी आ जाती है, और जाति जो है वो विलुप्त हो जाती है। जाति क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है भाई। ये है मेन मसला। और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, और एक कारण ये हो सकता है कि जिनका शरीर का आकार बड़ा हो। शरीर का आकार बड़ा, देखो ऐसा कोई जरूरी नहीं होता कि शरीर का आकार बड़ा है तो वो गायब होगा ही होगा, छोटा है तो नहीं होगा, लेकिन जो चांसेस है ना, वो उनके विलुप्त होने के अधिक होते हैं जो बड़े शरीर के प्राणी हैं, ठीक है ना, जो बड़े शरीर के प्राणी, जैसे गैंडा हो सकता है, शेर वगैरह हो सकता है। और जन नॉर्मली ये भी देखा जाता है कि ये जो बड़े शरीर के प्राणी हैं, ये किधर होते हैं, उच्च पोषी स्तर पर होते हैं, ठीक है ना, खाद्य श्रृंखला में, खाद्य श्रृंखला में उच्च पोषी स्तर, तो इनके लिए जो अवेलेबल फूड है, उपलब्ध भोजन है, वो कम होता है, ऊर्जा कम होती है, और इस वजह से इनके जो चांसेस हैं बेटा विलुप्त होने के, वो काफी अधिक होते हैं। इनके क्या होते हैं, विलुप्त होने के चांसेस जो है वो काफी अधिक होते हैं बेटा, ठीक है। चलिए, और चौथा रीजन, जिनका पॉपुलेशन साइज कम है, ठीक है, समष्टि का छोटा आकार, समष्टि का छोटा आकार एवं जनन दर कम, एवं जनन दर कम। पॉपुलेशन का साइज क्या है, छोटा है, पॉपुलेशन का साइज क्या है बेटा, छोटा है, राइट। पॉपुलेशन का साइज है छोटा, और आप ये देखेंगे कि उनमें जो रेट ऑफ रिप्रोडक्शन है, जो जनन दर है, प्रजनन की दर, वो भी कम है। तो ऐसी स्थिति में ये जो पॉपुलेशन है, इसके जो विलुप्त होने के चांसेस है वो काफी ज्यादा होते हैं। इसके विलुप्त होने के जो चांसेस है वो क्या होते हैं, काफी ज्यादा होते हैं। चलिए, अब हमें बात करनी है कि हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए। हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए। हमें जैव विविधता का संरक्षण संरक्षण क्यों करना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, इसके तीन बड़े कारण हैं, एक दो कोई कारण नहीं है, तीन कारण है, ठीक है। पहला है संकुचित उपयोगी। संकुचित उपयोगी का मतलब ये है कि हमको प्रत्यक्ष कोई फायदा हो रहा है, प्रत्यक्ष लाभ। दूसरा है बेटा उसकी एक व्यापक उपयोगिता है, व्यापक उपयोगिता, व्यापक उपयोगिता। और तीसरा कारण है बच्चों इसका, एक नैतिक कारण होता है, नैतिक कारण, नैतिक कारण। आइए एक एक करके चीजों को समझते हैं कि डायरेक्ट फायदा जो हमें हो रहा है उसका मतलब क्या है आखिरकार, ये जो हम कह रहे हैं डायरेक्ट फायदा हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है डायरेक्ट फायदा। भाई आपको भोजन मिल रहा है, ठीक है, ईंधन मिल रहा है, जलाने के लिए लकड़ियां मिल रही हैं, मतलब रेशे मिल रहे हैं, फाइबर, नारियल से, कपास से, जूट से,
इसके अलावा आपको क्या मिल रहा है, विनिर्माण सामग्रियां, निर्माण सामग्री मिल रही है, कंस्ट्रक्शन के लिए लकड़ी मिल रही है भाई, आपको खिड़की दरवाजा बेड बिस्तरा बनाना है तो। इसके अलावा आपको औद्योगिक उत्पाद मिल रहे हैं, औद्योगिक उत्पाद जैसे कि रेजिन, टैनिन, लाख, ये सब। साथ ही साथ आपको दवाइयाँ भी तो मिल रही हैं, आपको दवाइयाँ मिल रही हैं, दवाएं मिल रही हैं भाई साहब। आप ये मान के चलिए कि 25% से अधिक दवाइयाँ पादपों से मिल रही हैं। दवाएं पादपों से प्राप्त होती हैं, प्लांट से प्राप्त होती हैं बेटा। और 25,000 से अधिक, है ना, या लगभग लगभग अगर आप देखें तो 25,000 पादप जातियां ऐसी हैं, 25,000 बेटा पादप जातियां ऐसी हैं जहां से क्या मिलता है, जहां से दवाइयां मिलती हैं। ये सब तो भाई डायरेक्ट फायदा हो ही रहे, है ना, डायरेक्ट फायदा है। व्यापक उपयोगिता का क्या मतलब है कि हमें पारितंत्र की क्या सेवाएं मिल रही हैं, अप्रत्यक्ष लाभ क्या मिल रहा है। पारितंत्र सेवाएं जैसे कि हमें यहाँ से ऑक्सीजन मिल रहा है, सोच के देखिए बेटा, ऑक्सीजन कितना, अभी 2-3 साल पहले जब कोविड का प्रकोप था कितना महंगा बिक रहा था उसके अंदर। और हम दिन भर ये जो सांस लेते रहते हैं, अगर हमें हर बार के लिए ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन हर बार जब हम श्वसन के दौरान ग्रहण करते हैं, अगर हमें उसके लिए पे करना पड़े, उसके लिए अगर हमें भुगतान करना पड़े, तो जो प्रोसेस है ये कितना ज्यादा महंगा हो जाएगा बेटा। सही है कि नहीं, कितना ज्यादा महंगा हो जाएगा ये प्रोसेस, राइट। इसके अलावा परागण हो जाता है भाई, आप समझिए इस चीज को, क्योंकि अगर परागण होगा तभी ये जो आपको इतने सारे फूल मिलते हैं, जिन फूलों से आप मालाएं बनाते हो, पूजा पाठ में प्रयोग करते हो, किसी को उपहार देते हो, तो ये सब परागण की वजह से संभव हो पा रहा है। सीड मिलते हैं, फिर उसके बाद नए प्लांट बनते हैं, है ना, फ्रूट, ये सब क्यों मिल पा रहा है, क्योंकि परागण हो पा रहा है। अगर परागण नहीं होगा तो फिर भाई जी ये सब भी नहीं होगा, है ना, अगर परागण नहीं होगा तो फिर ये सब भी नहीं होगा। ऑलराइट। इसके अलावा एक सौंदर्यात्मक आनंद भी आपको मिलता है, सौंदर्यात्मक आनंद। ठीक है जी, क्या मिलता है आपको, एक, आपको मिलता है एक सौंदर्यात्मक आनंद। भाई ये जो विभिन्न विभिन्न प्रकार की चिड़ियां हैं, तितलियां हैं, या आप कह सकते हैं कि ये जो हरियाली है ना, ये जो आपको इतना बढ़िया सब सुंदर लगता है, तो क्यों लगता है, क्योंकि जाति विविधता इतनी अधिक है, ना ये होती और ना आपको सब दिखाई देता। इसके अलावा बाढ़ पर नियंत्रण करते हैं या अपर्दन पर, तो आप कहेंगे बाढ़ तथा अपर्दन नियंत्रण, ये व्यापक उपयोगिता प्रदर्शित करते हैं जैव विविधता की, जिन्हें जो एक तरीके से हमें इनडायरेक्ट लाभ मिल रहा है, ऐसा भी आप कह सकते हैं। नैतिक कारण क्या है, ये समझो आप, यहाँ पर जो नैतिक कारण है वो क्या है। और आप ये एक तो ये समझिए कि जितनी भी जातियां पाई जा रही हैं, इकोसिस्टम के हिसाब से, इस दुनिया के हिसाब से, सृष्टि के हिसाब से, कोई भी जाति अनुपयोगी नहीं है, कोई भी जाति अनुपयोगी नहीं है। हो सकता है कि उससे हमको फायदा हो रहा हो या ना हो रहा हो, ऐसा भी है कि वो जाति, उससे हमको कोई फायदा हो रहा हो, और ऐसा भी हो सकता है कि फायदा ना हो रहा हो। लेकिन ये तो तय है कि अगर आप इकोसिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, पारितंत्र के हिसाब से देखें, तो कोई भी जो जाति है वो अनुपयोगी नहीं है, वो यूजलेस नहीं है, कोई भी जाति। ठीक है, हर किसी का अपना क्या है, एक इंट्रिंसिक मूल्य है,
है ना। प्रत्येक जाति की अपनी एक इंट्रिंसिक वैल्यू है, प्रत्येक जाति की प्रत्येक जाति की क्या बेटा, आप एक अपनी एक जो है आप कहेंगे कि एक नैतिक वैल्यू है, कि प्रत्येक जाति का एक नैतिक वैल्यू है, इंट्रिंसिक वैल्यू है। एनसीईआरटी कहती है नैज मूल्य है। इंट्रिंसिक मूल्य को क्या कह रहे हैं, वो नैज मूल्य है, नैज मूल्य। तो आप कहेंगे कि हमें क्या करना है, प्रत्येक जाति को बचाना है, ठीक है ना। उन्हें नष्ट ना करना, उनको बचाना, ये एक नैतिक कर्तव्य है फिर हमारा। उनको बचाना हमारा नैतिक कर्तव्य है, ताकि जो जैव विविधता है इस दुनिया की, इस अर्थ की जो जैव विविधता है भाई, वो बनी रहे। इसकी जो है जो जैव विविधता है वो बनी रहे, ये हमारा क्या है, ये हमारा नैतिक कर्तव्य है। बचाना है भैया, चींटी उटी मत मारते रहा करो हमेशा, ठीक है। चलो, ये हमने पढ़ने के बाद अब एक छोटी सी चीज और होती है, बायो प्रोस्पेक्टिंग कहते हैं उसे, बायो प्रोस्पेक्टिंग, ठीक है। बायो प्रोस्पेक्टिंग ये पढ़ लीजिए आप। ऐसे ऐसे कंट्रीज, ऐसे देश जिनकी जो जातीय विविधता है वो बहुत अधिक है, जिनकी बेटा जो जातीय विविधता है वो बहुत अधिक है, तो वो क्या करते हैं, किसी भी चीज को, ठीक है ना, किसी भी चीज को मॉलिक्यूलर लेवल पे, यानी कि आणविक स्तर पर, या हम लोग कह सकते हैं कि जातीय स्तर पर या आनुवंशिक स्तर पर उसकी जो है वो अन्वेषण करते हैं, खोजबीन करते हैं। बायो प्रोस्पेक्टिंग, बायो प्रोस्पेक्टिंग। आप कहेंगे कि ऐसे प्लांट या ऐसे स्पीसीज आर्थिक महत्व के उत्पादों के लिए, आर्थिक महत्व के उत्पादों के लिए पादपों का, या ऐसे कह सकते हैं कि विभिन्न विभिन्न स्तर, जैसे कि आणविक स्तर, आनुवांशिक स्तर व जातीय स्तर पर अन्वेषण, जातीय स्तर पर अन्वेषण। एक तरीके से आप कह सकते हैं अन्वेषण का सिंपल सा मतलब आप समझ लीजिए खोजबीन। और ये इसलिए होती है कि फिर उससे फायदा मिले, तो जहां पर जाति विविधता अधिक है उनको भाई दबा के फायदा भी मिलेगा, उनको जो है खूब फायदा मिलेगा। चलिए बच्चों, बात करते हैं कि जैव विविधता को कैसे संरक्षित करें। जैव विविधता को कैसे संरक्षित करें, जैव विविधता को कैसे संरक्षित करें, ये पढ़ने जा रहे हैं अपन। तो भाई जी, दो तरीके हैं अगर आप लार्ज स्केल पर देखें, तो एक तो होता है स्वस्थाने, यानी कि इन सीटू, और दूसरा होता है बहिस्थाने, यानी कि एक्स सीटू। बहिस्थाने यानी कि एक्स सीटू, स्वस्थाने और बहिस्थाने। जो जहां पर है उसको वहीं पर संरक्षित किया जाए तो क्या कहेंगे, स्वस्थाने। जो जहां पर है उसको वहां के बजाय कहीं और पर किया जाए तो वो क्या हो जाएगा, बहिस्थाने, ठीक है। स्वस्थाने में आपको बाद में पढ़ाऊंगा, पहले मैं आपको पढ़ाता हूँ बहिस्थाने, ठीक है ना। पहले मैं आपको जो है बहिस्थाने पढ़ाता हूँ। तो बहिस्थाने में क्या क्या आ जाएगा वो समझिए आप। एक तो आ जाएगा वन्य जीव सफारी, वन्य जीव सफारी। और क्या हो जाएगा, वानस्पतिक उद्यान,
और क्या हो जाएगा, प्राणि उद्यान। ठीक है, और क्या हो जाएगा, बीज बैंक, बीज बैंक। और क्या हो जाएगा, निम्न ताप परिरक्षण। होता है ना, हम लोग कम टेम्परेचर पर क्या करते हैं, चीजों को संरक्षित करते हैं। और साथ ही साथ जो ऊतक संवर्धन माध्यम है, टिश्यू कल्चर के जो तरीके हैं, इन सब तरीकों से हम लोग क्या कर सकते हैं, बहिस्थानीय संरक्षण करा सकते हैं। लेकिन हमें जो अगली चीज पढ़नी है वो है स्वस्थानीय संरक्षण, स्वस्थानीय संरक्षण, इन सीटू कंजर्वेशन, स्वस्थानीय संरक्षण, इन सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन, इसमें एक तो हम लोग बात करेंगे सबसे पहले किसकी, हॉट स्पॉट की। किसकी बात करेंगे भाई, हॉट स्पॉट। सबसे पहली बात होगी हॉट स्पॉट की, हॉट स्पॉट। बच्चों, ये जो हॉट स्पॉट होते हैं ना, यहाँ पर जो डाइवर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है, डाइवर्सिटी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। इंडेमिज्म, या आप कहेंगे कि जो स्थानिकता है, स्थानीय स्पीसीज वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है, स्थानिकता बहुत ज़्यादा पाई जाती है। प्रारंभ में 25 हॉट स्पॉट थे, बाद में 9 और जोड़े गए। अब अगर आप देखें तो अब कुल 34 हॉट स्पॉट हैं भाई। अब कुल क्या है, 34 हॉट स्पॉट हैं। उसमें से 3 इंडिया हैं। पूरी दुनिया में क्या है, कुल 34 हॉट स्पॉट है, उसमें से भारत में है 3। और ये जो भारत में 3 है वो कौन कौन से हैं, एक तो है पश्चिमी घाट एवं श्रीलंका, पश्चिमी घाट व श्रीलंका। दूसरा है इंडो बर्मा रीजन, भारत और म्यांमार के बीच वाला जो हिस्सा इंडो बर्मा। और तीसरा है महान हिमालय रीजन, महान हिमालय। तो ये जो है बेटा हॉट स्पॉट के बारे में बात कर रहे हैं अपन। ये जो हॉट स्पॉट है, क्षेत्रफल का कितना है बताओ जरा, 2% से कम। पूरी दुनिया के क्षेत्रफल का कितना है, 2% से कम। लेकिन जारी वैश्विक जातीय क्षति को, जारी वैश्विक क्षति को 30% तक कम किया हुआ है। कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं बेटा, कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर जो जातीय विविधता बहुत अधिक है, और इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, इन्हें हम हॉट स्पॉट कह देते हैं। बहुत ज्यादा होती है यहाँ पर जातीय विविधता प्रारंभ में, और जो इंडेमिक स्पीसीज है वो बहुत ज्यादा होती है। तो प्रारंभ में यहाँ पर ऐसे 25 जातियां, 25 हॉट स्पॉट चिन्हित किए गए। बाद में 9 और हॉट स्पॉट जो है वो चिन्हित किए गए। तो अब अगर आप देखें तो कुल 34 हॉट स्पॉट होते हैं, और उस 34 में से 3 इंडिया में है, एक इंडो बर्मा रीजन, दूसरा वेस्टर्न घाट और तीसरा हिमालयन रीजन। पूरी दुनिया के कुल क्षेत्रफल का 2% से भी कम हिस्सा ये कवर करते हैं। लेकिन ये जो बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है, उस लॉस को उन्होंने बच्चों लगभग लगभग 30% तक रिड्यूस किया हुआ है। वो जो लॉस है उसको लगभग लगभग 30% तक इन्होंने कम किया हुआ है बच्चों। ठीक है ना। तो ये बात हो गई किसकी, ये बात हो गई यहाँ पर जाति विविधता को होने वाली क्षति में किस तरीके से उस क्षति को कम कर रहे हैं, कौन, हॉट स्पॉट। इसके अलावा कुछ एक और क्षेत्र हैं जो चिन्हित करके छो, मतलब क्या है, एक तरीके से प्रोटेक्टेड एरिया होते हैं, वो उन्हें कवर कर दिया जाता है। जैसे अगर हम लोग भारत की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक तो राष्ट्रीय उद्यान, और राष्ट्रीय उद्यान भारत में 90 राष्ट्रीय उद्यान है।
दूसरा हम लोग बात करेंगे वन्य जीव प्राणी विहार, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नॉट सफारी। भारत में कुल 448 हैं, 448। और फिर हमें बात करनी है बायोस्फीयर रिजर्व की, यानी कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, और वो कितने हैं भारत में? 14, 14 है भाई। ठीक है ना। चलिए बच्चों, अगर हम लोग बात करें जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की, तो ये जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, कुछ इस प्रकार से आप इसे देखेंगे कि ये जो है भाई, ये जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र से आप कह सकते हैं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। इसमें आप देखिए कि जो सबसे बाहर वाला जोन है उसको कहते हैं ट्रांजिशन जोन, फिर उसके अंदर बफर जोन, सबसे अंदर कोर जोन। इस कोर जोन में कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होती है। बफर जोन में टूरिज्म, जानवर टहलते रहते हैं या स्टूडेंट वगैरह जाते हैं। कंट्रोल ह्यूमन एक्टिविटी, कंट्रोल्ड ह्यूमन एक्टिविटी। और ये जो ट्रांजिशन जोन है, यहाँ तो गांव आ रहते हैं, प्रॉपर ह्यूमन सेटलमेंट है, बढ़िया खेती किसानी सब चल रही होती है। ठीक है। 3 जोन है, सबसे अंदर कोर जोन, उसके बाहर बफर जोन, सबसे बाहर ट्रांजिशन जोन। आइए अब मैं आपको पढ़ाता हूँ पवित्र उपवन के बारे में। पवित्र उपवन, कुछ ऐसे क्षेत्र जो संरक्षित किए गए, जहाँ पर जाति विविधता बहुत अधिक है, जिनका आप कह सकते हैं कि एक इस तरीके का महत्व है कि सांस्कृतिक महत्व है, उस वजह से भी लोग जो है वहाँ अभी अतिक्रमण नहीं कर रहे हैं या कटाई वटाई नहीं कर रहे हैं। तो ये क्या क्या है, जैसे अगर आप मेघालय की बात करें तो मेघालय में जो खासी और जयंतिया की पहाड़ियाँ, खासी व जयंतिया पहाड़ी मेघालय में। ठीक है। राजस्थान में जो अरावली पहाड़ी है भाई, राजस्थान में क्या है? अरावली पहाड़ी है। अगर आप मध्य प्रदेश की बात करें, एनसीईआरटी के हिसाब से चलेंगे तो चंदा, बस्तर, सरगुजा, चंदा, बस्तर, सरगुजा, ये बहुत सारे एरिया तो अब छत्तीसगढ़ में है। एनसीईआरटी ने जो लिखा है वही याद रखिए। कर्नाटक व महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट, कर्नाटक व महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट। तो इनमें क्या है बेटा, ये कुछ पवित्र उपवन है। सांस्कृतिक महत्व होने की वजह से, पूजा पाठ टाइप की कुछ चीजें होने की वजह से लोग क्या करते हैं, यहाँ पर अभी उनकी बुरी दृष्टि नहीं पड़ी, आप ऐसे समझिए कुल मिलाकर। जैसे अगर आप मेघालय की बात करें ना, मेघालय, तो ये मेघालय जो है कई संकटग्रस्त जातियों की अंतिम शरण स्थली है। कई संकटग्रस्त जातियों की अंतिम शरण स्थली, मतलब समझ रहे हो आप? अगर यहाँ से ये जातियां गायब हुई, अगर यहाँ से ये जो है गायब हुई, तो फिर भाई ये पूरी दुनिया में कहीं नहीं बचेंगी। तो फिर ये पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं बचेंगी बेटा, कहीं पर भी नहीं बचेंगी। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना। तो ये होगी बेटा स्वस्थानीय संरक्षण वाली बात। आइए अब मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा रेड लिस्ट या लाल सूची के बारे में बता देता हूँ। यहीं पर हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात है नहीं। अक्सर ये सवाल पूछ लिया जाता है ना कि क्या है ये रेड लिस्ट।
लाल सूची। लाल सूची। तो लाल सूची जो होती है, ये लाल सूची जो है आप कहेंगे कि ऐसी कोई भी जाति विलोपन के खतरे का सामना कर रहे जातियों की सूची। प्लांट और एनिमल स्पीशीज जो है उनकी ये लिस्ट है जो क्या है, विलोपन का खतरा जो है जिनको। और ये जो विलोपन का खतरा है, किसी को क्या, उसमें से कुछ ऐसी होती है जो तुरंत तुरंत जो है विलुप्त हैं, कुछ ऐसी होती हैं बेटा जो अ, अगर देखा जाए तो तुरंत अभी मतलब संकटग्रस्त हैं, कुछ नाजुक हैं, कुछ किसी को कम जो जोखिम है, किसी की लिस्टिंग ही नहीं हुई है, तो अलग अलग फिर उसमें कैटेगरी है। मामला ये है कि विलुप्त या जो विलोपन के बिल्कुल कगार पर है, उनकी जो अपन लिस्ट बनाते हैं, उसी को ये कह दिया जाता है क्या, उसी को कह दिया जाता है लाल सूची यानी कि रेड लिस्ट। लाल सूची या फिर रेड लिस्ट कह दिया जाता है बेटा। और विश्व स्तर पर भी बड़े सारे प्रयास हुए, विश्व स्तर पर इस बात के प्रयास हुए कि भाई ऐसा है कि सब लोग मिलजुल के प्रयास करें ताकि जो जाति विविधता की हानि है वो कम से कम हो। ठीक है। तो जैसे एक तो हुआ पृथ्वी सम्मेलन, अर्थ सम्मेलन। पृथ्वी सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन या अर्थ समिट हुआ भाई। पृथ्वी सम्मेलन या अर्थ समिट। ठीक है। पृथ्वी सम्मेलन या अर्थ समिट हुआ भाई। पृथ्वी सम्मेलन। ठीक है। बच्चों जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ, पृथ्वी सम्मेलन, तो ये पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पर हुआ, रियो डी जेनेरियो में हुआ 1992 में। 1992 में कहाँ पर हुआ, रियो डी जेनेरियो, ब्राजील एक देश है, उसकी राजधानी है, वहां पर हुआ ये, रियो डी जेनेरियो में। ठीक है। और वहां पर ये बात की गई कि जैव विविधता के संरक्षण के उपाय करने हैं हमें, जैव विविधता संरक्षण के उचित उपाय, जैव विविधता संरक्षण के उचित उपाय एवं, या ऐसे कह सकते हैं ताकि, ताकि क्यों करना है उपाय, ताकि उससे मिलने वाले लाभों का, उससे मिलने वाले लाभों का लंबे समय तक प्रयोग करते रहे, यानी लंबे समय तक फायदा होता रहे, प्रयोग करते रहे, लंबे समय तक वो बाघ मिलते रहे, वो लाभ हमें मिलते रहे। इसलिए क्या करना है, इसलिए जो है जो जैव विविधता है उसको बचाना है, उसके लिए उचित उपाय करना है। और ऐसे फिर एक विश्व शिखर सम्मेलन भी हुआ, वर्ल्ड समिट या वर्ल्ड समिट या विश्व सम्मेलन या विश्व शिखर सम्मेलन, ये 2002 में हुआ, जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। इसमें 192 देश सम्मिलित हुए। और क्या एजेंडा क्या था, ठीक है। 2002 में जब भी हुआ विश्व शिखर सम्मेलन या विश्व सम्मेलन,
तो वहाँ पर एजेंडा ये तय हुआ कि हमें क्या करना है कि ये जो लॉस हो रहा है बायोडाइवर्सिटी का, किसका लॉस हो रहा है, ये जो बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है उसमें हर स्तर पर, वैश्विक स्तर पर, स्थानीय स्तर पर, प्रादेशिक स्तर पर हमें क्या करना है, कमी लानी है। और इस बात पे सहमत हुए लगभग लगभग जो है 190 देश। 190 देशों ने, उसके जो डेलीगेट्स थे, उन्होंने एक कसम खाई वहां पर, मतलब कोई मिलाकर निर्णय लिया गया कि जैव विविधता की, जो बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है, जैव विविधता की वर्तमान क्षति दर में, जिस रेट से क्षति हो रही है, वर्तमान क्षति दर में 2010 तक, कितनी पुरानी बात है, ये एजेंडा था कि 2010 तक की हमें क्या करना है, वैश्विक, क्षेत्रीय, वैश्विक, क्षेत्रीय व स्थानीय स्तरों पर पर्याप्त कमी लाएंगे, पर पर्याप्त कमी लाएंगे। ये था बेटा एजेंडा इनका। आगे बात समझ में, ये इनका एजेंडा था। ठीक है, ये चैप्टर हमारा पूरा हुआ। एक एक करके देखते चलिए। यहाँ से हमने पढ़ना शुरू किया। सबसे पहले हमने पढ़ा पारितंत्र में जाति विविधता का महत्व। ठीक है, स्त्री समुदाय, डेविड टिलमैन, पॉल एलरिक का प्रयोग। फिर जैव विविधता की क्षति, कौन सी जाति, कितनी जातियां गायब हो रही, यहाँ पे अनावृत बीजी कर लीजिएगा। क्या क्या परिणाम होंगे उसके, विलोपन क्यों हो रहा है, उसके कारण क्या है, बुरा चतुष्क के बारे में पढ़ा हमने, है ना, विलुप्त होने की संभावना कब बढ़ जाती है, क्यों करना चाहिए हमें संरक्षण, बायो प्रॉस्पेक्टिंग क्या है, और जैव विविधता को फिर भाई कैसे संरक्षित किया जाए। ठीक है जी, तो एक एक करके हमने सारी चीजें पढ़ ली हैं और कल हम लोग शुरू करेंगे इकोसिस्टम। बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, लेक्चर रिवाइज करते रहिए, डीपीपी सॉल्व करते रहिए, एनसीईआरटी रीडिंग करते रहिए। आपका ध्यान अपने लक्ष्य पर बनाए रखिए और हमेशा ध्यान रखिए, जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आज की कथा यहीं तक, आगे आई विल टेक इट ऑन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, धन्यवाद।